चीन के मानवाधिकारों का उल्लंघन एक समस्या है, लेकिन सीसीपी के पास एक अच्छा समाधान है। मार्क्सवादी मानवाधिकार। चाइना अनसेंसर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। आप जानते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत महान है, पूरी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने पर। पार्टी ने लोगों को यह सोचकर बरगलाया है कि वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं, या कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, या कि चीन अभी भी एक सम्मोहक निवेश अवसर है। हाँ, आइए हम एक सत्तावादी शासन में पैसा लगाते रहें, वो बलात्कार को यातना के रूप में उपयोग करता है। लेकिन पूरे बलात्कार को यातना के रूप में देखा जाना वास्तव में पार्टी के लिए एक समस्या है। नैतिक अर्थों में नहीं, वे इसके साथ ठीक हैं, लेकिन यह चीनी शासन के लिए लोगों को पूरी तरह से यह विश्वास दिलाना कठिन बना देता है कि चीन के लिए दुनिया पर कब्जा करने का समय आ गया है, यहाँ तक उनके पूरी तरह से शांतिपूर्ण निवेश के अवसरों के साथ भी। किसी कारण से अभी भी ऐसे लोग हैं जो चीन के शून्य कोविड लॉकडाउन को देखते हैं और सोचो, तुम्हें पता है, मैं उस तरह नहीं जीना चाहता। और पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के देश धीरे धीरे चीन के मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करने से वास्तव में इसके बारे में कुछ करने के लिए चले गए हैं, जैसे चीनी अधिकारियों को मंजूरी देना, या चीन से दास श्रम का उपयोग करने के खिलाफ कानून पारित करना, या हांगकांग में राजनीतिक दमन से भाग रहे लोगों का समर्थन करना। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इससे नफरत करती है। वे बिल क्लिंटन जैसे मिलनसार नेताओं के दिनों के लिए तरसते हैं, जो उस मधुर चीन व्यापार में से कुछ के लिए मानव अधिकारों को गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास उनकी मानवाधिकार समस्याओं का समाधान है। उनके कार्यों को बदलने से नहीं, वे अभी भी मानवाधिकार वकीलों को बंद कर देंगे और उन पर राज्य की सत्ता को नष्ट करने का आरोप लगाएंगे। वे अभी भी जेल में तिब्बती भिक्षुओं को प्रताड़ित करेंगे। वे अभी भी सर्जनों का उपयोग राजनीतिक कैदियों के अंगों को काटकर मारने के लिए करेंगे। जब आप मानवाधिकारों की परिभाषा बदल सकते हैं तो अपने कार्यों को क्यों बदलें? यह इतना आसान है। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। चीन मानवाधिकारों को फिर से परिभाषित कर रहा है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा कुछ किया है। पिछले साल उन्होंने इसी कारण से लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करने का फैसला किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपने अधिनायकवाद के लिए बहुत अधिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। वर्षों तक पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर और अराजक और अक्षम के रूप में चित्रित करके इस आलोचना का मुकाबला किया, और यह एक तरह से काम किया। काम पूरा करने में सक्षम होने के लिए बहुत से लोगों ने चीन के अधिनायकवाद की प्रशंसा की। मेरा मतलब है, लोकतंत्र सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से हाई स्पीड ट्रेनों को समय पर चलाती है। लेकिन जैसे जैसे पार्टी का दमन अधिक दिखाई देने लगा, जैसे जैसे इसने अपनी सेना का निर्माण शुरू किया और दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया, हाई स्पीड रेल अब पर्याप्त नहीं थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतंत्र की आलोचना करने के बजाय कहा, अरे, हम भी लोकतंत्र हैं। वास्तव में हम सबसे अच्छे लोकतंत्र हैं। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी को मूल रूप से एक लोकतंत्र के रूप में पहचाना जाता है, और अन्य देशों से कहा कि अगर उन्होंने कहा कि चीन लोकतंत्र नहीं है, तो यह उन्हें धमकाने वाला बनाता है। मैंने इस बारे में एक पूरा एपिसोड किया, जिसमें यह भी शामिल है कि यह सब कैसे चेयरमैन माओ के साथ शुरू हुआ। इसकी जांच पड़ताल करें। और अब समय आ गया है कि चीन के पास न केवल सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र हो, बल्कि सर्वोत्तम मानवाधिकार भी हो। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक सैद्धांतिक पत्रिका क्यूशी में प्रकाशित एक भाषण में चीनी नेता शी जिनपिंग ने यही कहा। क्यूशी का अर्थ है सत्य की तलाश, जो अपने आधिकारिक पत्रिका मांस स्वादिष्ट है का नामकरण करने वाले शाकाहारी लोगों की तरह है। शी जिनपिंग के लेख को चीन के मानवाधिकार विकास पथ का दृढ़ता से पालन करना और चीन के मानवाधिकारों के विकास को आगे बढ़ाना कहा जाता है। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कम्युनिस्ट थ्योरी को पढ़ने में कितना मजा आता है। मैं आपको क्लिफ्स नोट्स संस्करण दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि चीन के पास सबसे अच्छे मानवाधिकार हैं, जिसका मतलब है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघर्ष जीतना होगा, क्योंकि मानव अधिकार इसी के बारे में है, अन्य देशों विशेषकर अमेरिका की पिटाई। शी जिनपिंग का कहना है कि चीन को मानवाधिकारों के नैतिक उच्च आधार पर कब्जा करना चाहिए,
आप सोच सकते हैं कि यह उस देश के लिए कठिन है जो बलात्कार को यातना के रूप में इस्तेमाल करता है और असंतुष्टों को उनके अंगों के लिए मारता है। नहीं, क्योंकि पश्चिमी देश भयानक मानवाधिकार वाले असली देश हैं। और इससे भी बदतर, पश्चिमी देश चीन के साथ हस्तक्षेप करने के लिए तथाकथित सार्वभौमिक मानवाधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। यह कुंजी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सार्वभौमिक मानवाधिकारों की सामान्य परिभाषा को स्वीकार नहीं कर सकती है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास या विचार भी। इसके बजाय वे मानवाधिकारों की अपनी परिभाषा चाहते हैं। अपने भाषण में शी मार्क्सवादी मानवाधिकारों के बारे में बात करते हैं और कैसे पार्टी ने वास्तव में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चीन की समाजवादी व्यवस्था के साथ मार्क्सवादी मानवाधिकारों को जोड़ा है। इसलिए सर्वोत्तम मानवाधिकारों के लिए सभी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व का अनुसरण करना चाहिए। और पार्टी अपने महान मानवाधिकारों के बारे में एक बड़ा प्रचार करने जा रही है, जैसे चीन की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में मार्क्सवादी मानवाधिकारों को जोड़ना। शी पार्टी के मानवाधिकारों के संस्करण को आगे बढ़ाने के लिए थिंक टैंक, शोध केंद्र और विशेषज्ञ भी स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया पार्टी के विचारों के आकर्षकता, अपील और प्रभाव को बढ़ाता है। शी संयुक्त राष्ट्र पर पार्टी के प्रभाव को भी बढ़ाना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेने से और संयुक्त राष्ट्र पर चीनी मानवाधिकार संगठनों के प्रभाव को बढ़ाकर। बेशक ये संगठन वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अन्य विकासशील देशों और उनके मानवाधिकार विचारों को भी प्रभावित करना चाहती है। अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पहले से ही मानवाधिकारों की परिभाषा बदल रही है और यह सफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बाचेलेट की हाल की चीन यात्रा को ही देखें। उसने मूल रूप से उइगरों के उत्पीड़न के चीनी शासन के संस्करण को स्वीकार किया। उसने इसे नरसंहार नहीं कहा। इसके बजाय उसने आतंकवाद का विरोध और कट्टरपंथ से मुक्ति के बारे में बीजिंग की भाषा को तोता, बहुपक्षवाद में चीन की भूमिका की प्रशंसा की और गरीबी उन्मूलन में सीसीपी की उपलब्धियों की प्रशंसा की। बाचेलेट ने पार्टी के प्रचार को निगल लिया और उनके मानवाधिकारों के अत्याचारों को सफेद कर दिया। सीसीपी के लिए क्या जीत है? यही वे दुनिया भर में होना चाहते हैं। उनके मानवाधिकारों के अत्याचारों के लिए कभी भी पूछताछ या जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। मानवाधिकारों की उनकी परिभाषा को स्वीकार करने के लिए इस तरह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने डिजिटल अधिनायकवाद को लैटिन अमेरिका में निर्यात कर सकती है। वे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सोलोमन द्वीप में पुलिस को प्रशिक्षित कर सकते हैं। वे अफ्रीका में श्रमिकों का शोषण कर सकते हैं। और यह उस तरह की दुनिया नहीं है जिसमें हम में से कोई भी रहना चाहता है। चाइना अनसेंसर्ड के इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद।